पिछले पार्ट में हमने देखा कि दादाजी वांग और टोनी आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में टोनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन दादाजी वांग अपनी कला से उसे बार बार मात देते हैं। लड़ाई और भी भयंकर हो जाती है और दादाजी एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे टोनी जमीन पर गिर जाता है। इतने में वहां महारानी आ जाती है और दोनों को रोकने की कोशिश करती है। वो टोनी को मना करती है कि इस तकनीक का इस्तेमाल मत करो, लेकिन टोनी उसकी बात नहीं मानता। वह अपनी खास रे पावर का इस्तेमाल करके दादाजी के शरीर के पॉइंट्स का पता लगा लेता है। फिर अचानक वो दादाजी पर सीधा हमला करता है। यहीं पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था और अब कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। तभी कहानी आगे बढ़ती है और सीन आता है एक दुकान का। वहां टोनी एक पत्थर चुनता है और दुकानदार से कहता है कि इसे काट कर दिखाओ। जैसे ही पत्थर को काटा जाता है, सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर निकला होता है शुद्ध जेड। दुकान में मौजूद लोग चौंक जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, क्या टोनी वाकई में इतना लकी है, या फिर कोई स्कैमर है जिसने पहली बार में ही सही पत्थर चुन लिया। लेकिन टोनी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने पूरा पत्थर नहीं, बल्कि केवल वो हिस्सा लिया है जो सबसे ज्यादा कीमती निकलेगा। और सचमुच उसमें से टोनी सबसे महंगा टुकड़ा निकाल लेता है। वो उसे महारानी को देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है। महारानी हल्की सी हंसी के साथ जवाब देती है, मैं इसे नहीं पहनूंगी, तुम ही इसे अपने पास रखो। टोनी थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाता है और मजाक में कह देता है, जानती हो, इसका मार्केट प्राइस 5 मिलियन है। इसी बीच वहां आ धमकता है मैनेजर गु, एक मोटी लड़की के साथ। दुकान का वर्कर तुरंत कहता है, सर आप आ गए, क्या आपको पता है यहां एक पत्थर से जेड निकला है। मैनेजर गु तुरंत टोनी को देख लेता है और उसका चेहरा जलन से भर जाता है, क्योंकि टोनी ने महारानी के लिए कीमती पत्थर निकाल लिया था। टोनी बस हल्की सी किलर स्माइल देता है। मोटी लड़की हैरानी से पूछती है, ये कौन है। मैनेजर गु तुरंत बताता है, यही वो है जिससे मेरा झगड़ा हुआ था। ये सुनते ही मोटी लड़की आगे बढ़ती है और गुस्से में कहती है, तो तू ही है जो मेरे बच्चे को परेशान करता है। टोनी तुरंत हंसते हुए ताना मारता है, अरे मोटी बहन, पहले कुछ खा लो, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा पेट ज्यादा ही निकल गया है। यह सुनकर वो लड़की आग बबूला हो जाती है। मैनेजर गु अपने आदमियों को इशारा करता है और 2 लड़के तेजी से टोनी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन पल भर में ही दोनों जमीन पर पड़े नजर आते हैं, क्योंकि टोनी तो खुद ही ओवरपावर है। इसके बाद टोनी सीधे मैनेजर गु के पास पहुंचता है और मजाक में कहता है, क्या बात है, तुम्हें चलने में कोई दिक्कत है, कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं। मैनेजर गु हैरानी से पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता। टोनी मुस्कुराते हुए कहता है, याद है जब तुमने 3 बॉडी बिल्डर मेरे पीछे भेजे थे और मैंने उन्हें वापस तुम्हारे पास लौटा दिया था, बस उसी का रेफरेंस ले रहा हूं। इतना कहकर टोनी उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारता है। मैनेजर गु दर्द से तड़प उठता है और जमीन पर गिर जाता है। वो इतना जोरदार पाद मारता है कि सीधे उस मोटी लड़की के ऊपर। ये देखकर मोटी लड्डच की गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हमें दादाजी वांग का घर दिखाया जाता है। वो टोनी से लड़ाई के बाद बिस्तर पर पड़े हैं। उनके पास अंकल रिन खड़े हैं, जो उनकी देखभाल और इलाज कर रहे हैं। तभी दादाजी की पोती घबराकर पूछती है, अंकल रिन, दादाजी की तबीयत कैसी है। अंकल रिन गंभीर आवाज में कहते हैं, टोनी ने जो रिवर्स फ्लो तकनीक इस्तेमाल की थी, उससे उनके पूरे कंधे की हड्डी टूट चुकी है। अगर थोड़ा भी और देर हो जाती तो शायद उनकी जान तक जा सकती थी। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं, लेकिन तभी दादाजी हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं, अरे तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अपने शरीर को अच्छी तरह जानता हूं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। इसके बाद लिंग आगे बढ़कर अंकल रिन से कहती है, आपका बहुत धन्यवाद, आपने रात भर हमारे दादाजी की देखभाल की। अब आपके लिए ताजे कपड़ों और आराम का इंतजाम कर दिया गया है। अंकल रिन चले जाते हैं और दादाजी की पोती उनके पास बैठकर हालचाल पूछने लगती है। तभी दादाजी मजाकिया अंदाज में कहते हैं, मैं अभी भी लड़ सकता हूं। फिर अचानक अपना फोन निकालते हैं और कहते हैं, मैं ऑनलाइन गेम की बात कर रहा हूं। यह सुनकर दोनों लड़कियां दंग रह जाती हैं और उन्हें गुस्से से देखने लगती हैं। चश्मे वाली लड़की तो गुस्से में फट पड़ती है, अभी अभी मौत के मुंह से निकले हो और अब मजाक कर रहे हो।
थोड़ी देर बाद दादाजी अपनी पोती से गंभीर लहजे में कहते हैं, श्याओ तू, इसे याद रखना, जो लोग वांग परिवार पर निर्भर रहते हैं वही लोग असली चेहरा तब दिखाते हैं जब परिवार मुश्किल में फंसता है। भविष्य में जब तुम उन पर भरोसा करोगी तभी समझ पाओगी कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ मौका परस्त। वो आगे कहते हैं, क्या तुम सोचती हो कि मैंने इतने साल बेवजह जिए हैं? शुरुआत में मैंने आलिंग की डांट से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक किया था, लेकिन बाद में मैंने असली सच्चाई जानी। इसके बाद कैमरा घर के बाहर कट होता है। वहां एक आदमी खड़ा है जो इस परिवार में रहकर दादाजी की सेवा करता था। दरअसल वो लड़का और चश्मे वाली लड़की असल में इस परिवार के रहस्यों को जानने के लिए आए थे। चश्मे वाली लड़की कहती है, बूढ़े आदमी की चोटें असली हैं। अगर लू परिवार ने इस मौके का फायदा उठाकर हमला किया तो फ्लेमिंग फिस्ट का राज खुल जाएगा। वांग परिवार को अब भी एक सच्चे साथी की जरूरत है। उसके साथ खड़ा लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, बॉस, लू ने दशकों तक गुप्त जानकारियां इकट्ठी की है और आज जब बूढ़ा आदमी कमजोर है, मुझे उन्हें आजमाने का सही वक्त मिल गया है। ये गोली असल में मेरे लिए ही तैयार की गई थी। शुक्र है कि वांग परिवार मुझ पर भरोसा नहीं करता। उसके इरादे साफ थे। वो सोचता है कि सबको मारकर दादाजी से उनका राज उगलवा लेगा। जैसे ही वो अपनी शक्ति सक्रिय करता है तभी वहां टोनी आ जाता है और जैसे ही टोनी का सिस्टम अपने मालिक को बचाने के लिए गोल्डन बेल एक्टिव करता है, वो लड़का हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। तभी अंदर से दादाजी की आवाज आती है, टोनी को अंदर आने दो। सब लोग हैरान रह जाते हैं। दादाजी तो बीमार थे, फिर ये इतनी ताकतवर आवाज में कैसे बोल रहे हैं? टोनी अंदर जाने से पहले कहता है, मेरे साथ एक और दोस्त है। और तभी वो लड़का उठने ही वाला होता है कि अचानक एक जोरदार किक उसे जमीन में गाड़ देती है। कैमरा घूमता है और सामने खड़ी होती है हमारी सेक्सी लेडी मिस महारानी। वो एकदम ढांसू अंदाज में खड़ी है, जैसे खुद तूफान उतर आया हो। महारानी गुस्से में टोनी को डांटते हुए कहती है कि उसे उसके लिए रुकना चाहिए था, लेकिन वह आगे निकल गया। इस गलती की उसे सजा मिलेगी। यह सुनकर टोनी वहां से भागता है और महारानी और भी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और घर का माहौल दिखाया जाता है जहां सब लोग बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी महारानी श्याम की छाती देखकर चौंक जाती है और मजाक में कहती है कि यह तो उससे भी बड़ी है। इसी बीच टोनी दादाजी वांग से उनकी तबीयत पूछता है और दादाजी बताते हैं कि टोनी के अटैक से वे घायल हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तभी महारानी दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखकर पूछती है कि इसमें कौन है, तो दादाजी बताते हैं कि यह उनके पूर्वज हैं जो मिलिट्री में थे और युद्ध लड़कर उन्होंने परिवार और जमीन की रक्षा की थी। यह सुनकर लिंग, चश्मे वाली लड़की, मन ही मन सोचती है कि टोनी दुश्मन है लेकिन साथ ही वफादार भी है और वह अपने फायदे के लिए दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने का प्लान बनाती है। दादाजी मन ही मन सोचते हैं, तभी अचानक दादाजी खांसते हैं। उनकी नजर लिंग पर पड़ती है और मन ही मन वह सोचने लगते हैं कि आखिर यह लड़की इस समय क्या सोच रही होगी। खांसी रोकते हुए वह टोनी की तरफ देखते हैं और अंदर ही अंदर मन में यह ठान लेते हैं कि किसी भी तरह धीरे धीरे टोनी को अपने काबू में करना होगा। अगर वह इसे कंट्रोल कर पाए तो उससे अपना फायदा निकाल सकेंगे। लेकिन जैसे ही दादाजी इस सोच में डूबे रहते हैं, तभी वहां मौजूद महारानी गंभीर स्वर में कह उठती हैं, उसके साथ कोई डील मत करो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारी फैमिली दूसरी फैमिलियों के लिए बस एक टारगेट से ज्यादा कुछ नहीं है। यह सुनकर उनकी पोती चौंक जाती है और महारानी से सीधे पूछ बैठती है, आपका मतलब क्या है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? महारानी की आंखों में गहरी गंभीरता झलकती है। वह धीरे से समझाती है, सत्ता में रहना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सत्ता में रहकर इंसान के दुश्मन भी उतने ही बढ़ जाते हैं। हर कोई सोचता है कि किसी तरह इस ताकतवर परिवार को गिराया जाए, बर्बाद किया जाए। और सच मानो, तुम्हारे परिवार के खिलाफ पहले से ही बहुत से लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। यह सुनते ही टोनी और वह चश्मा लगाए लड़की दोनों हैरान रह जाते हैं। टोनी मन ही मन सोचता है, तो इसका मतलब भविष्य में लॉन्ग फैमिली पर अनगिनत लोग हमला करेंगे। भले ही वो सीधे सामने आकर न करें, लेकिन गुपचुप तरीके से छुपे षड्यंत्रों के जरिए हर कोई इस परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा। और अगर वाकई ऐसा हुआ तो यह परिवार मुझे ही आगे कर देगा, ढाल बनाकर। दूसरी ओर दादाजी की पोती उलझन में आ जाती है। वह घबराई आवाज में पूछती है, दादाजी,
क्या सचमुच ये लोग सही कह रहे हैं? दादाजी अचानक ठिठक जाते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई देता है। मन ही मन वह सोचते हैं कि आखिर महारानी को उनके गुप्त इरादों के बारे में पता कैसे चल गया। बाहर से वह खुद को संभालते हुए बोलते हैं, यह लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन तभी माहौल पूरी तरह बदल जाता है। महारानी का चेहरा कठोर हो उठता है। उनकी आंखों में तेज लालिमा सी चमकने लगती है, मानो वह अपने रौद्र रूप में आ गई हो। गुस्से से कांपते स्वर में वह दादाजी से कहती हैं, अगर तुम सचमुच ऐसा सोच रहे हो तो याद रखना, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कमरे का वातावरण भारी हो जाता है। कुछ पल के लिए सब खामोश हो जाते हैं। दादाजी अंदर से दबाव महसूस करते हैं, लेकिन ऊपर से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए टोनी की ओर देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम एक डील करें। हम दोनों अपनी अपनी तकनीक आपस में बांट सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। यह हम दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। टोनी गहरी सोच में डूब जाता है। वह महारानी की ओर नजर डालता है, फिर दादाजी की। कुछ पल बाद वह सिर हिलाकर हामी भर देता है। डील तय हो जाती है। इसके बाद टोनी और महारानी वहां से जाने के लिए उठ खड़े होते हैं। माहौल भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन सबके दिलों में एक अनकही आशंका, एक डर अब भी गहराई से बैठ चुका है। तभी हम टोनी के भाई को देख सकते हैं कि वह पीसी में बैठा हुआ एक इन्फ्लुएंसर जिया चैन को देख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है। तभी वह फुल कर पता है कि उसके पीछे कई लोग खड़े हैं और वे लोग उसे पर अटैक कर देते हैं। और उनमें से एक आदमी कहता है कि यह वही आदमी है, और तभी उनका लीडर कहता है कि नहीं, ये एक नॉर्मल बड़ा मोटा आदमी है और एक लूजर है। तभी उसका भाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कोई तूने लूजर किसको कहा, एक बार मेरे हाथ खोल, फिर मैं तुझे बताता हूं। फिर उनका लीडर कहता है, ठीक है, इस मोटे भैंस को उठा लो। धीरे धीरे दृश्य खुलता है और हम देखते हैं कि टोनी और महारानी आराम से चलते हुए अपने घर की ओर लौट रहे हैं। रास्ते में चलते चलते टोनी के दिमाग में एक शरारती ख्याल आता है और वह हंसते हुए महारानी से कहता है, इन खूबसूरत फूलों को जरा खाकर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। महारानी तुरंत टोनी की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, तुम पागल हो क्या? फूल खाने की चीज होते हैं, ये तो कोई खाने की चीज नहीं है। यह सुनकर टोनी जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। तभी महारानी बताती है कि दरअसल इन फूलों के जो चल होते हैं, उनसे उनके संसार में अमृत तैयार किया जाता है। और वह अपने संसार को याद करके थोड़ी भावुक हो जाती है। दोनों पास ही एक जगह बैठ जाते हैं। टोनी धीरे से पूछता है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे बॉस के शरीर में ही फंसी रहोगी, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम अपनी पावर वापस पा सकती हो? इस पर महारानी गंभीर होकर बताती है कि अगर कोई साधक स्वर्ग और मानव लोक के बीच फंस जाए तो केवल शून्य विभेदक तकनीक से ही वह समय और स्थान की कैद से मुक्त होकर अपने युग में लौट सकता है। टोनी यह सुनकर थोड़ा ठहर जाता है और सोच में पड़ जाता है कि क्या वह सचमुच महारानी को वापस भेजना चाहता है। फिर वह हंसकर कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम दूसरे ग्रह से आई हो। महारानी धीरे से कहती है कि वह चाहती है कि टोनी भी उसके ग्रह में उसके साथ चले और वहीं पर हमेशा उसके साथ रहे, मगर वह यह भी बताती है कि उस तकनीक को पूरी तरह सीखने के लिए उसे कम से कम 100 साल लगेंगे। यह सुनकर टोनी कहता है, देखो, इंसान भी तो पहले गोरिल्ला हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे इंसान बने, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम भी यह तकनीक सीख लोगी। यह सुनकर महारानी उसके और करीब आती है, मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे टोनी पर पूरा भरोसा है। फिर वह और भी नजदीक आकर वादा करती है कि वह अपने नीलम लोक लौटने की पूरी कोशिश करेगी। धीरे से वह अपना हाथ टोनी के हाथों में रख देती है और दोनों साथ बैठकर खाने पीने की बातों में खो जाते हैं। इसी बीच दृश्य बदलता है। अब हमें एक ऑफिस का सीन दिखता है। कमरे में ढेर सारे आधुनिक गिफ्ट्स रखे हुए हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि इतने कीमती तोहफे किसने भेजे हैं। तभी वहां टोनी और महारानी पहुंचते हैं। लोग फुसफुसाते हुए पूछते हैं कि क्या ये गिफ्ट्स उन्हीं की तरफ से आए हैं। तभी टोनी के सिस्टम से आवाज आती है, उसे पॉइंट्स मिलते हैं और वह समझ जाता है कि सब लोग प्रभावित हो चुके हैं। ऑफिस की एक लड़की टोनी को बताती है कि सुबह सुबह डिलीवरी आई थी और डिलीवरी वाले ने कहा था कि यह गिफ्ट्स टोनी ने ही भिजवाए हैं। यह सुनकर मैनेजर के चेहरे पर जलन साफ नजर आती है।
मगर टोनी सबके सामने कहता है, असल में बॉस ने तुम सबके वर्ग के हिसाब से तुम्हें गिफ्ट देने का आदेश दिया था। यह सुनकर सभी कर्मचारी खुश हो जाते हैं, लेकिन साइड में खड़ा मैनेजर अंदर ही अंदर जलने लगता है। तभी एक आदमी टोनी से कहता है कि उसे अपने बॉस को नाम से नहीं पुकारना चाहिए, बल्कि सिर्फ बॉस ही कहना होगा। यह सुनकर मैनेजर चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर टोनी और उसके घर वालों के बीच क्या चल रहा है। इसी बीच महारानी टोनी का हाथ पकड़कर कहती है कि अब चलने का समय हो गया है। टोनी पूछता है, हम कहां जा रहे हैं? महारानी मुस्कुराकर कहती है, ये लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ और परेशान करने वाले हैं, इन्हें छोड़ दो। दोनों वहां से निकलकर घर लौट आते हैं। तभी टोनी का फोन बजता है। दूसरी तरफ से उसके भाई की आवाज आती है, जो बार बार चिल्ला रहा होता है, हेल्प हेल्प। टोनी पहले तो सोचता है कि उसका भाई मजाक कर रहा है, लेकिन जल्दी ही सीन बदल जाता है। अब हमें एक बार का दृश्य दिखता है। वहां टोनी का भाई घुटनों के बल जमीन पर बैठा है। सामने एक लड़की खड़ी है, पूरे काले कपड़ों में। वह उसे जबरदस्ती सिर ऊपर उठाने को कहती है। जैसे ही वह सिर उठाता है, काली पोशाक वाली लड़की उस पर कोई रहस्यमयी स्पेल डाल देती है। वह ठंडी आवाज में पूछती है, क्या तुम्हें याद है कि हम आज कहां मिले? टोनी का भाई घबराकर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि अब तक उसे अंधेरे में कैद रखा गया था। यह सुनकर ब्लैक कैट जैसी दिखने वाली लड़की कहती है, तुम मुझे उस दिन की पूरी सच्चाई बताओगे। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है कि धोनी और महारानी अंदर आ चुके हैं, उसे जल्दी करना होगा। इसके बाद वह तुरंत निकल जाती है और उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। उन्हें रोककर उनका टाइम वेस्ट करने लगती है। तभी टोनी उसके हाथ पर कुछ लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं एक और सीन। यह बंदा जो वोंग फैमिली के घर पर रहता है, वह आता है अपने कुछ गुंडों के साथ और गुस्से में कहता है कि इस बंदे को हमें खत्म करना है और इसके बाद हम लॉन्ग फैमिली को भी मिटा देंगे। तभी अचानक पीछे से खड़ा एक बाल वाला आदमी टोनी पर हमला करने के लिए मुक्का मारता है, लेकिन टोनी फुर्ती से अपने रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करता है और उसे जमीन पर दे मारता है। इसके बाद वह एक टकले आदमी को भी जबरदस्त वार से उड़ाकर दूर फेंक देता है। यह सब देखकर उनका बॉस डर के मारे कांपने लगता है। टोनी उसके पास पहुंचता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार वार करके उसे धड़ाम से जमीन पर पटक देता है। अचानक वहां एक लोहे की भारी गेंद से हमला होता है, लेकिन टोनी उसे बड़ी आसानी से बचा लेता है। तभी नजर जाती है, पास ही दो आदमी खड़े होते हैं और वे चैन से उस लोहे की गेंद को कंट्रोल कर रहे होते हैं। टोनी उन्हें देखते ही पहचान जाता है। ये वही लोग थे जिन्होंने शुरुआत में महारानी को पकड़ने की कोशिश की थी। उसी वक्त उनमें से एक लड़का घमंड से कहता है कि टोनी और महारानी उसके शिकार हैं और वह पहले महारानी पर अटैक करेगा। जैसे ही वह महारानी की तरफ हाथ बढ़ाता है, महारानी बिजली सी तेजी से उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी ताकत से उसे हवा में दूर फेंक देती है। यह नजारा देखकर दोनों आदमी सहम जाते हैं। महारानी ठंडी और दृढ़ आवाज में कहती है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर दुश्मन और भी डर जाते हैं। तभी महारानी अपना पावर एक्टिवेट करती है। टोनी भी हैरान रह जाता है, क्या महारानी सचमुच अपनी शक्तियां वापस पा रही है? लेकिन अगले ही पल महारानी बेहोश होकर गिर पड़ती है। दुश्मन फिर से खड़े हो जाते हैं और खुशी से कहते हैं कि अब ये दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी टोनी महारानी को अपनी बाहों में उठा लेता है। महारानी धीरे से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? टोनी गंभीर आवाज में जवाब देता है, चिंता मत करो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। वह महारानी को पास ही एक सुरक्षित जगह बैठा देता है और खुद मैदान में उतरता है। बिजली सी रफ्तार से वह दुश्मनों पर टूट पड़ता है। तभी उनमें से एक तलवार से उस पर वार करता है। टोनी अकेले उन दोनों से लड़ रहा होता है। दोनों दुश्मन चालाकी से उसे घेर कर एक सर्कल में फंसाने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से एक उसके गले पर वार करने के लिए झपटता है, लेकिन टोनी तुरंत एक शील्ड बना लेता है और अपनी शक्ति से जबरदस्त पावर रिलीज करता है। उसकी ताकत इतनी प्रचंड होती है कि दोनों दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। और उसी समय दूर कहीं टीवी स्क्रीन पर वही ब्लैक कैट वाली लड़की यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक और खतरनाक इरादे झलक रहे होते हैं। तभी वहां पर अचानक एक स्मोक ग्रेनेड आकर गिरता है और माहौल धुएं से भर जाता है। टोनी तुरंत महारानी को अपने कंधों पर उठाकर वहां से निकल जाता है।
उसी बीच हमें ब्लैक कैट वाली लड़की भी दिखाई देती है। महारानी टोनी से कहती है कि उसने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा है। ये सुनकर टोनी उसे नीचे उतार देता है। इसके बाद टोनी उस आदमी को पकड़ लेता है जो फैमिली में काम करता था और उससे पूछता है कि उसे हमला करने का आदेश किसने दिया। वह आदमी बताता है कि ब्लू फैमिली ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था और यह औरत ब्लू फैमिली की टारगेट है। टोनी उसे पूछता है कि आखिर वही क्यों। तब वह आदमी बताता है कि 1 महीने पहले उन्होंने इस औरत को मार दिया था और यह भी कंफर्म कर लिया था कि वह मर चुकी है, लेकिन यह कैसे जिंदा बच गई यह उन्हें कभी समझ नहीं आया। यह सुनकर टोनी को झटके से एहसास होता है कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। अब टोनी समझ जाता है कि ब्लू फैमिली की असली टारगेट उसकी बॉस ही है। टोनी उस आदमी से पूछता है कि उसका क्लाइंट कौन है जिसने यह सब करवाया। वह आदमी कहता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। गुस्से में टोनी उसके पेट पर जोर से 5 मुक्के मारता है और फिर उसे बांधकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद दोनों बाहर आते हैं और कार में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन पीछे उसका मोटा भाई बंधा हुआ खड़ा नजर आता है, जिसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे होते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक पार्टी का दृश्य दिखाया जाता है। वहीं मैनेजर बाहर आता है और टोनी को घायल हालत में देखकर शॉक हो जाता है। वह पूछता है कि उसे क्या हो गया। टोनी नाटक कर रहा होता है, लेकिन मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि अगली बार उससे पंगा मत लेना। मजाक उड़ाते हुए वह कहता है कि उसका हाल तो तुमने खुद देख लिया। तभी टोनी गंभीर होकर उसे बताता है कि मिसलिन, जो उसकी बॉस का नाम है, उसे कोई मारना चाहता है। वह यह भी बताता है कि ब्लू फैमिली और मैरिटल रीजन ने उसे माफ कर दिया है और केवल वही है जो बॉस को प्रोटेक्ट कर सकता है। यह सुनकर मैनेजर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या यह सच है। टोनी के यहां कहने पर मैनेजर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब ब्लू फैमिली को खत्म करना ही होगा। वह कसम खाता है कि महारानी की रक्षा जरूर करेगा। यह देखकर टोनी नोटिस करता है कि मैनेजर का चेहरा बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो गया है। मैनेजर तुरंत अपने 2 वर्कर्स को आदेश देता है कि टोनी की मदद करें। इसी समय टोनी को यकीन हो जाता है कि इस सब में मैनेजर का कोई हाथ नहीं है। तभी वहां महारानी भी आ जाती है। फिर सीन बदलता है और हम उस मोटी लड़की को देखते हैं जो ब्लू फैमिली से जुड़ी होती है। वह मैनेजर को अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि क्यों ना आज कुछ तूफानी किया जाए। वह एक पोस्ट पर बैठ जाती है और मैनेजर को बुलाती है, लेकिन मैनेजर थोड़ा डर जाता है और कहता है कि आज तो बहुत मस्ती हो गई, अब कल मिलते हैं। तभी वह मोटी लड़की उसके ऊपर चढ़ जाती है और उससे इंटीमेट होने की बात करती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि वह थककर वहां से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब साफ है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी टोनी अचानक आकर उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वह यहां क्या कर रहा है। टोनी उस पर शक करता है और पूछता है कि क्या वह भी एल फैमिली के साथ मिला हुआ है, लेकिन मैनेजर कहता है कि टोनी तो घायल था, वह यहां कैसे आ गया। टोनी बताता है कि वह मैनेजर पर नजर रख रहा था और उसे सब कुछ सच सच बता दे। मैनेजर कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। गुस्से में टोनी उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। मैनेजर चिल्लाता है कि टोनी के बच्चे, क्या तुम पागल हो गए हो। तभी टोनी उसे धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया कि इसके पीछे कौन है और यह लोग फैमिली की इस लड़की के साथ क्या करना चाहते हैं, तो वह सबको सच्चाई बता देगा। सबको लगा कि अब सच्चाई छुप नहीं पाएगी। मजबूर होकर मैनेजर ने सच बता ही दिया। उसने कहा, मैं इस लड़की के साथ इसलिए था ताकि पता कर सकूं कि आखिर उसके पीछे कौन है, और वहीं मुझे एक लेटर मिला जिससे साफ हुआ कि इस सब के पीछे बॉस का भाई है। लेकिन मैनेजर यहीं नहीं रुका। उसने आगे कहा, हमें पहले इस बात को कंफर्म करना होगा, ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। यह सुनते ही टोनी गुस्से में फट पड़ा और बोला, अब तो उसकी खैर नहीं। मैनेजर घबरा गया और तुरंत टोनी को रोकते हुए बोला, अरे रुक जा भाई, तू मुझे मरवाएगा क्या। अगर उस मोटी को पता चल गया कि मैं उसके साथ सिर्फ इसी वजह से था, तो वो मुझे और मेरी फैमिली दोनों को खत्म कर डालेगी। दोस्तों, जो मैं ये मनहवा एक्सप्लेन कर रहा हूं और जो मैंने चैनल पर पहले एक्सप्लेन किए थे, उनके सारे चैप्टर्स ज्यादा नहीं हैं और कई बार मनहवा के क्रिएटर खुद ही कुछ चैप्टर के बाद उसे रोक देते हैं। इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। लेकिन
आपके प्यार भरे कमेंट्स देखकर मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से मैं सिर्फ उन्हीं मनहवा को एक्सप्लेन करूंगा जिनके चैप्टर ज्यादा होंगे, ताकि मैं आपको रोज नए नए पार्ट्स दे सकूं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो और मुझे बताते रहना कि मैं अपनी वीडियो में और कहां कहां सुधार कर सकता हूं। तो मिलते हैं एक नए मनहवा के साथ, और इस बार उस मनहवा के सारे चैप्टर कंप्लीट करके ही आपको सुनाऊंगा।